कोह-ए-नूर ये सिर्फ एक हीरे का नाम नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो इतनी लंबी और पेचीदा है कि खुद एक लेजेंड बन चुकी है। भारत की जमीन से निकला ये बेशकीमती पत्थर आज ब्रिटिश ताज की शान बढ़ा रहा है, लेकिन इसका सफर खून, जीत और अनगिनत विवादों से भरा हुआ है। तो चलिए आज इस हीरे की इस अनसुनी कहानी की परतों को खोलते हैं। इसका नाम है कोह-ए-नूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है इसकी उस बेमिसाल चमक और कीमत को देखते हुए, जिसके लिए बड़े बड़े साम्राज्य आपस में लड़े और तबाह हो गए। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है, ये बात एक अफगान मालिक की पत्नी वफा बेगम के शब्दों से साफ हो जाती है। उन्होंने कहा था, अगर एक ताकतवर आदमी 4 पत्थर 4 दिशाओं में फेंकें और 5वां पत्थर ऊपर की ओर, और अगर उनके बीच की खाली जगह को सोने से भर दिया जाए, तो भी वो सोना मिलकर कोहिनूर की कीमत के बराबर नहीं होगा। जरा सोचिए, ये एक लाइन ही इस हीरे के नाटकीय इतिहास की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक और हैरान करने वाली बात, जब ये हीरा मिला था तो इसका वजन करीब 793 कैरेट था। उस समय ये दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक था। लेकिन आज इसका वजन महज 105.6 कैरेट है। वजन में ये जो भारी कमी आई है ना, यही अपने आप में इसकी सदियों की मुश्किल यात्रा और कई बार तराशे जाने का सबसे बड़ा सबूत है। तो सदियों की लड़ाइयों और इन्हीं विवादों के बाद एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, ये हीरा आखिर असल में है किसका? और यही वो एक सवाल है जो आज भी भारत और ब्रिटेन के बीच एक बहुत बड़ा राजनयिक मुद्दा बना हुआ है। तो इसकी कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। चलिए भारत की उस धरती पर लौटते हैं जहां ये हीरा पहली बार एक अनमोल खजाने के तौर पर सामने आया। इसकी कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में भारत की कोल्लूर खदान से। सबसे पहले ये काकतीय राजवंश के हाथ लगा। कहते हैं कि उन्होंने इसे अपनी कुल देवी की मूर्ति की आंख में जड़वा दिया था, लेकिन फिर इसे दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे छीन लिया और वहां से ये बाबर के हाथों मुगल साम्राज्य की शान बन गया। सदियों तक कोह-ए-नूर की एक खास बात थी, इसे कभी किसी ने खरीदा या बेचा नहीं, इसे हमेशा ताकत के दम पर जीत में हासिल किया गया। मतलब ये सिर्फ कोई गहना नहीं था, ये ताकत, दबदबे और जीत का एक जीता जागता प्रतीक था। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब ये हीरा पहली बार अपनी जन्मभूमि यानी भारत से बाहर गया, और यहाँ से इसकी यात्रा और भी ज्यादा उलझती चली गई। साल था 1739। फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने हीरे को अपनी पगड़ी में छिपा लिया, लेकिन नादिर शाह बहुत चालाक था। उसने दोस्ती की रस्म का हवाला देते हुए पगड़ियां बदलने का प्रस्ताव रखा। अब बादशाह मना नहीं कर पाए, और जैसे ही पगड़ियां बदली गईं, हीरा जमीन पर गिर पड़ा। कहते हैं उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से निकला कोह-ए-नूर यानी रोशनी का पहाड़, और बस तभी से इस हीरे को इसका आज का नाम मिल गया। इसके बाद कोह-ए-नूर नादिर शाह के वारिसों के साथ भारत से होता हुआ आज के अफगानिस्तान पहुंच गया। हर बार जैसे ही सत्ता बदलती, हीरे का मालिक भी बदल जाता। ये हमेशा युद्ध की लूट के तौर पर एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत तक घूमता रहा। और अब हम आते हैं इसकी यात्रा की सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा विवादास्पद पड़ाव पर, जब ये हीरा सिख साम्राज्य से निकलकर ग्रेट ब्रिटेन के हाथों में पहुंचा। 19वीं सदी की शुरुआत में कोह-ए-नूर एक बार फिर भारत लौटा, इस बार सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह के खजाने में। वो इस हीरे को बहुत मानते थे और खास त्योहारों पर इसे अपनी बाह पर पहनते थे, जो उनकी ताकत और शान का प्रतीक था। लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। गद्दी के लिए लड़ाइयां और हत्याओं का एक लंबा दौर चला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी मौके की ताक में थी। उन्होंने एंग्लो सिख युद्धों में सिख साम्राज्य को हराकर पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। और आज जो पूरा विवाद है, उसकी जड़ यहीं पर है। एक तरफ ब्रिटिश पक्ष का कहना है कि 1849 की लाहौर संधि के तहत उस वक्त के युवा महाराजा दलीप सिंह ने ये हीरा उन्हें सौंपा था। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि एक बच्चे से जिसका राजपाट छीन लिया गया हो और जिसकी मां को जेल में डाल दिया गया हो, उससे की गई संधि को क्या वाकई संधि माना जा सकता है? ये एक समझौता था या जबरदस्ती? ये बहस आज तक जारी है। तो जब कोह-ए-नूर ब्रिटेन पहुंचा
तो इसकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब ये किसी युद्ध की लूट का माल नहीं, बल्कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के गौरव का प्रतीक बनने वाला था। 1850 में जब हीरा ब्रिटेन पहुंचा तो आम जनता को इसकी भारतीय कटाई कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्हें ये फीका लगा। इसलिए प्रिंस एल्बर्ट ने इसे ज्यादा चमकदार बनाने के लिए फिर से तराशने का हुक्म दिया। इस फैसले ने इसका आकार तो घटा दिया, लेकिन इसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद इसे महारानी विक्टोरिया के ताज में जड़ दिया गया। और समय के साथ एक कहानी भी मशहूर हो गई, ये कि कोहिनूर पुरुष शासकों के लिए शापित है, उनके लिए बुरी किस्मत लाता है, लेकिन महिलाओं के लिए ये बिल्कुल सेफ है। शायद यही वजह है कि महारानी विक्टोरिया के बाद से ब्रिटिश शाही परिवार में इसे सिर्फ रानियों ने ही पहना है। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं, जहां कोहिनूर की विरासत एक बड़ा डिप्लोमैटिक डिस्प्यूट यानी राजनयिक विवाद बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि इस पर सिर्फ भारत ही दावा नहीं करता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये सभी देश भी इस पर अपना हक जताते हैं, क्योंकि इतिहास के अलग अलग दौर में ये हीरा उनके इलाकों में भी रहा है। ये बात इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। भारत का पक्ष बिल्कुल साफ है। ये हीरा हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जिसे चुराया गया था और इसे वापस लौटाया जाना चाहिए। वहीं यूनाइटेड किंगडम का कहना है कि उन्हें ये हीरा लाहौर संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला था और अब ये उनकी ब्रिटिश विरासत का एक जरूरी हिस्सा है। असल में ये बहस सिर्फ एक हीरे को लेकर नहीं है, ये उस बड़ी वैश्विक बहस का हिस्सा है कि क्या औपनिवेशिक काल के दौरान ले जाई गई ऐतिहासिक चीज़ों को उनके मूल देशों में वापस लौटाना चाहिए। और कोह-ए-नूर इस पूरी बहस का शायद सबसे मशहूर चेहरा है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इतिहास को वहीं सहेजना चाहिए जहां वो आज मौजूद है, या फिर उसे वहां लौटा देना चाहिए जहां से उसकी शुरुआत हुई थी? कोह-ए-नूर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसका भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।